स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो चैप्टर शुरू किया करना है वो है हमारी शेयर कैपिटल चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो आज मैं आपको शेयर कैपिटल का कराऊंगी दैट विल बी एंटायरली द थ्योरी टॉपिक, क्योंकि थ्योरी टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है बच्चे। जब तक हम थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, हम लोग अगर डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चले जाएंगे तो उसके आपको दो नुकसान हैं। एक तो आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ आएगा जब तक हम थ्योरी क्वेश्चन नहीं करेंगे, एंड सेकंड वन कि जब तक हम शेयर की थ्योरी नहीं करेंगे हम उसके MCQs जो थ्योरी वाले पार्ट में आएंगे वो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो आज मैं आपको इसी लेक्चर में सिर्फ शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में कि कंपनीज क्या होती हैं, शेयर्स कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। सो सबसे पहले आज हम करेंगे कंपनी की डेफिनेशन कि कंपनी होती क्या है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये इसका बेटा एक फीचर भी है। तो फीचर्स हमारे जो बने हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी बने हैं, वो इसी डेफिनेशन से डिराइव्ड है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लॉ के अगर हम लीगली देखें तो कंपनी बच्चे, कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे हमने जब पहले आपको डिस्कशन करी थी हमने पहले कि सबसे पहले होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर कंपनी का, जहाँ पर एक बंदे ने बिजनेस शुरू किया एंड वन पर्सन इज द ओनर ऑफ दैट फर्म या इंडिविजुअल जो होता है। उसके बाद जब उस इंडिविजुअल को लगता है कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है या उसको और कैपिटल की नीड है तो वो अपने साथ दो या दो से ज़्यादा बंदों को और मिला लेता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो जाती है। लेकिन आप सबको पता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स जो हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। जब वो पार्टनरशिप फर्म भी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए और कंपनी और जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं हमारी कंपनी को और बढ़े हमारी कंपनी, तो वो लोग आगे जाके कंपनी में फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं दे आर अनलिमिटेड, जितने मर्जी भी मेंबर्स हो सकते हैं। सो कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल है, बनाई हुई है, क्रिएटेड बाय लॉ। किसके अंडर बनी है? लॉ के अंडर, लीगली। कौन से लॉ बेटा? कंपनीज एक्ट। इट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ये लॉ के अंडर बनी है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जो कंपनी है और जो कंपनी के अंदर ओनर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, दैट मीन्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। अब अगर कंपनी को, अगर मान लो कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई केस डाला है तो वो मेंबर्स के अगेंस्ट केस नहीं करेगा, वो उस कंपनी के अगेंस्ट केस डाले। सो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का एक नाम है। जैसे हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा है या रिलायंस है, ठीक है, ये जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके अगेंस्ट अगर मान लो उनके नंबर ऑफ मेंबर्स तो हज़ारों करोड़ों होते हैं, तो अगर मान लो किसी ने कोई केस करना है किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी पर्सन ने केस करना, तो वो मेंबर्स के ऊपर थोड़ी ना केस करेगा, वो किसके ऊपर करेगा? क्योंकि उस कंपनी की अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसके अगेंस्ट केस होता है, कंपनी के अगेंस्ट। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो अगर कोई एक मेंबर या दो मेंबर की किसी की डेथ हो जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो कंपनी अगर छोड़ दे, उससे कंपनी बंद नहीं होगी। परपेचुअल का मतलब होता है विच इज़ नेवर एंडिंग, कि कंपनी जब हम शुरू करते हैं तो हम ये कभी नहीं सोच के चलते कि हम इस कंपनी को बंद कर देंगे, और अगर डेथ ऑफ अ मेंबर या किसी मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो मेंबर वो कंपनी छोड़ दे, तो 2 मेंबर 10 मेंबर की कंपनी छोड़ने से कंपनी बंद नहीं होगी। इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन सील क्या होता है बेटा? कि जब भी एक कंपनी है, अभी आपको बताया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो अगर कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके तो हज़ारों करोड़ों मेंबर हैं, वो थोड़ा ना साइन करेंगे। उन सब मेंबर्स के बिहाफ पर एक हम लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपने ढूंढ लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो 2, 10 जितने भी डायरेक्टर्स होंगे लिमिट के हिसाब से, वो लोग, क्या होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो कंपनी की एक सील बनेगी, एक स्टैम्प बनेगी, उसको हम उस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे, क्योंकि सभी मेंबर्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में आके साइन करेंगे। तो एक सील होती है जिसके लिए उसको साइन कौन करता है? साइन करता है जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। सो जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये बेटे आपके MCQs में आ सकता है कि मान लो आपको उन्होंने 4-5 फीचर्स दिए होंगे और उसमें से कहेंगे कौन सा फीचर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन अभी मैंने आपको बता दिया, कॉमन सील बता दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया,
लिमिटेड लाइबिलिटी, बच्चे जो कंपनीज होती हैं, आपने अगर कभी सुना हो, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी कंपनी का नाम ले लो, उसके पीछे लिमिटेड वर्ड होगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरह की होती है बेटा, एक होती है लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, और दूसरी होती है अमाउंट गारंटीड टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप। अब ये लाइबिलिटी किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं बेटा? शेयर होल्डर्स के लिए। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं, अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जिनका कंपनी में हिस्सा होता है। सो अगर एक कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या कंपनी की अगर कोई रीपेमेंट की बारी आएगी, तो वो कहते हैं कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। कि कब तक की लिमिटेड है, कितने अमाउंट तक लिमिटेड है? दो तरह के हो सकता है, या तो जितने शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास हैं उतना जितना भी अमाउंट उन शेयर्स का बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक शेयर होल्डर ने एक कंपनी में 10,000 शेयर खरीदे और एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी बनेगी कंपनी की तरफ? मैक्सिमम 1 लाख रुपए। उसने मैक्सिमम कंपनी को कितने पैसे दे सकता है वो? अगर कंपनी उससे मांगे मैक्सिमम, वो कितना कंपनी के लिए लाइबल है टू पे? 1 लाख रुपीज, 10,000 इंटू 10। सेकेंड इज बच्चे, कई बार क्या होता है, दूसरी तरह की गारंटी, दूसरी तरह की लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अमाउंट गारंटीड टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद होगी। तो ये क्या होता है कि जब एक शेयर होल्डर एक कंपनी का मेंबर बनता है, जब उस कंपनी में शेयर्स खरीदता है, तो वहाँ पर उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, एक रिटन साइन करके देना पड़ता है कि अगर कंपनी बंद होगी तो मैं इतने अमाउंट के लिए लायबल होऊंगा। वो अमाउंट वो खुद चूज करेगा कि इतने अमाउंट के लिए मैं लायबल होऊंगा अगर कंपनी बंद होगी, और अगर कंपनी को कुछ पैसों की शॉर्टेज पड़ेगी तो देन आई कैन पे। ठीक है बच्चे। और लास्ट अब एक फीचर और बता रही हूँ, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो अभी आपको हमने भी किया था मैनेजमेंट। बच्चे मैनेजमेंट क्या होती है कि कंपनी, मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी जो होती है उसके क्योंकि इतने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उसको सारे मेंबर्स मैनेज नहीं कर सकते, तो उनको मैनेज करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ बंदे होते हैं जिनको सारे शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे बिहाफ पर सारा बिजनेस संभालेंगे। तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और ओनरशिप कौन है? जो कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर्स। तो वो कह रहे हैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों अलग अलग हैं। ओनर्स जो होंगे वो अपने कुछ बंदों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में लगा देंगे कि हाँ ये हमारे बिहाफ पर सारा काम देखेंगे, यही कंपनी को संभालेंगे। और उनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मतलब द कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स, फ्यू पर्सन्स कॉल्ड डायरेक्टर्स, बट ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स विच आर नोन एज शेयर होल्डर्स। ठीक है बच्चे। सो ये था हमारा कंपनी एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। सो अब बेटा अब हमारा अगला टॉपिक आ गया शेयर कैपिटल में टाइप्स ऑफ कंपनीज की। कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? तो 3 तरह की कंपनी होती है। सबसे पहली है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, नाम से पता चल रहा है 1 पर्सन का मतलब है जहां पर सिर्फ एक मेंबर होता है, पूरी कंपनी का एक ही मेंबर है। और 1 पर्सन कंपनी जो है इट इज अंडर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके बाद प्राइवेट कंपनी आता है बेटा। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 बंदे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट में। और लास्ट है हमारा बेटा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कम से कम मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद आती है बेटा बात डायरेक्टर्स की। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंपनी के, जो सारे शेयर होल्डर के बिहाफ पर जो कंपनी का सारी मैनेजमेंट देखते हैं, उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो डायरेक्टर्स 1 पर्सन में मिनिमम कितने होंगे? 1 और मैक्सिमम 15। ठीक है। प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर भी 15। और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15। तो आपने एक चीज नोट की होगी, तीनों कंपनीज में, चाहे वो 1 पर्सन वाली है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तीनों में 15 होंगे। लेकिन 1 पर्सन में मिनिमम डायरेक्टर कम से कम 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। ठीक है। ये बेटा सारी चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि MCQ में कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसकी, क्योंकि 1 पर्सन एक ही बंदा है कंपनी में, उसकी जो पेड अप कैपिटल है दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन
50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती एक बंदे की कंपनी, जहाँ पर एक ही मेंबर होगा वहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी कैपिटल। देन पब्लिक डिपॉजिट्स। बेटा पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? एक तरह का सोर्स होते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए, तो लोगों से पैसा बुलवाना इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। जो 1 पर्सन कंपनी है, इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। उनको ऑथराइजेशन नहीं होती, वो ना पब्लिक से पैसा बुलवा सकते हैं, ना इनवाइट कर सकते हैं, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम विद द प्राइवेट कंपनी, दे ऑल्सो कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट्स, बट पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। यस, सिर्फ पब्लिक कंपनी है जो इनवाइट भी कर सकती है और पैसा उनका, लोगों का पैसा डिपॉजिट जो है वो पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट भी कर सकती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बेटा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं, पहली बात है जहाँ पर 1 पर्सन कंपनी है वहाँ पर तो शेयर्स की काम ही नहीं है ना, वहाँ पर हम कहेंगे इट इज नॉट एप्लीकेबल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA मैंने लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट्स। वेयर एज इन द पब्लिक कंपनी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप आसानी से एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बता दिया, ये आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको हम आराम से, इसके पॉइंट्स आप लोग इसको बेटा एक रजिस्टर में नोट कर लो, ताकि फाइनल में आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, सारे पॉइंट्स एक जगह पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज का। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा, तो अगला आ गया बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कि जब एक कंपनी फॉर्म होती है कौन कौन से उसके स्टेजेस के थ्रू वो पास होती है। सो फर्स्ट स्टेज होती है बेटा प्रमोशन। प्रमोशन का फर्स्ट स्टेज का मतलब है अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एग्री टू स्टार्ट बिजनेस। बेटा जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा बंदे मिलकर एक इनिशिएटिव लेते हैं कि हम एक कंपनी बनाते हैं। जो पर्सन्स ये इनिशिएटिव लेते हैं उन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे पहले जिनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लेट्स स्टार्ट अ कंपनी, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। तो फर्स्ट स्टेज होती है कंपनी की प्रमोशन। सेकेंड इज बचे इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। नाउ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन का मतलब है सोच तो लिया, अब इसको आगे कैसे स्टार्ट करें। तो कंपनी का पहले नाम सोचते हैं कि कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी के क्या बिजनेस होगा, हम क्या बिजनेस करेंगे, कितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से वो लोग अपना एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करते हैं एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, विच सर्टिफिकेट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो जब ये सर्टिफिकेट देते हैं, जब ये सारी इंफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म डालकर, फिर इनको कुछ दिनों में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है वो उनको जब उसको लगता है कि फीस सेटिस्फाइड कि यस जो जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं या जो जो चीज़ें इन्होंने साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, तो वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट देता है, जिस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कंपनी को, उस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। थर्ड स्टेप है इसका, या थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो मैं अभी इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करूंगी, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। और लास्ट है बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के विद इन 180 डेज, मतलब अप्रॉक्सीमेट 6 महीने के अंदर अंदर एक और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, विच इज सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। कंपनी तो बन गई बेटा, फिर एक सर्टिफिकेट होता है कि हम बिजनेस को स्टार्ट करना है, अब हमने बिजनेस को शुरू करना है। तो कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कितने दिनों में हमें मिल जाना चाहिए? विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। अगेन दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चौथा वाला मैंने आपको, थर्ड वाला, तो ये हमारी 4 स्टेजेस हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, और चौथा है बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर एक हमारा टर्म आ जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं विच एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो हमें थोड़े बहुत कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। उन एक्सपेंसेस को, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, कोई कोर्ट की फीस हो गई, या एडवोकेट को या लॉयर को जो चार्जेस देते हैं, लीगल एक्सपेंसेस हो गई, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
तो जो एक्सपेंसेस कंपनी को फॉर्म करने के लिए या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकर करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है बेटा वो हैं तो खर्चे ही हैं। अब इनको हमने किसके थ्रू राइट ऑफ करना है? राइट ऑफ का मतलब एक्सपेंस है तो खत्म तो करना ही करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तो मैं आपको यहां पर बता रही हूँ बेटा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी रिटन ऑफ थ्रू ईदर थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। पहली ऑप्शन क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को किसके थ्रू राइट ऑफ करना चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के थ्रू। अगर एसपीआर नहीं है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है, देन कंपनी कैन राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। और हमने इसको राइट ऑफ उसी ईयर में कर देना है जिस ईयर में आपने ये खर्चे इनकर करे हैं, ठीक है? जिस ईयर में आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को इनकर किया है, जिस ईयर में आपने उस खर्चों को किया है, उसी ईयर में आपने इनको राइट ऑफ कर देना है, उसी ईयर में आपने इसको खत्म कर देना है, ठीक है? तो बेटा अभी थ्योरी पार्ट इसका भी और आगे कंटिन्यू होगा, तो अभी मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इतना इकट्ठा बता दूं कि सारा आपका माइंड के ओवर चला जाए। जितना आज मैंने कराया है आज आप उसके पहले नोट डाउन करो। अगले लेक्चर में मैं आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, जो मैंने आज आपको बोला कि जो हमारा थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का, वो, और साथ में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने तरह के होते हैं, वो सारी मैं डिस्कशन कराऊंगी। आई होप जितना मैंने आज आपको बताया है वो आपको समझ आए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ बेटे वीडियो तक मत रहो, इसको पहले देखो, सारे इसके पॉइंट्स नोट डाउन करो और एक रजिस्टर में बना लो ताकि आपको पेपर्स में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से बेटा एक एक लाइन देख देख के जितने भी पॉइंट्स मुझे मैक्सिमम लगे जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं उतने मैंने आपको नोट डाउन कराए हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चे, बाय बाय।